किस विषय पर मैं अपने विचार यहाँ पर रखूं। प्रोफेसर वेंकट नारायण जी है, कोंडाराम जी है, इन्होंने अपने यहाँ पर विषय रखे। श्रीमती नारायण शर्मा ने भी यहाँ पर अपने विचार रखे हैं। पिछली बार जब मैं इस विषय पर यहाँ हैदराबाद में कहा गया कि यहाँ के लोगों ने सोचना चाहिए कि क्या हैदराबाद सेकंड कैपिटल हो सकता है या नहीं। हैदराबाद के कई लोगों ने मुझे उस वक्त फ़ोन करके कहा, दोनों तरफ से, कुछ कहते थे नहीं, कुछ कहते थे हाँ। कुछ लोगों का कहना यह था कि तेलंगाना बन चुका है और 40% रेवेन्यू जो है तेलंगाना की, ये हैदराबाद सिटी से आती है और ये अगर सेकंड कैपिटल हो गया तो ये जो 40% हैदराबाद का रेवेन्यू है, ये कम हो जाएगा और ये जो 40% रेवेन्यू है वो स्टेट के पास ना रहते हुए सेंटर के पास चले जाएगा। ऐसी मेरे ख्याल से कुछ आशाएं लोगों ने रख के रखी है, ऐसी एक परिस्थिति है। बट आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म द हाउस दैट जस्ट बिकॉज, क्योंकि स्टेट्स और कैपिटल, मान लो तेलंगाना का भी कैपिटल हैदराबाद है और एक नेशनल कैपिटल, सेकंड कैपिटल अगर हैदराबाद का हो गया तो रेवेन्यू डिवीजन जो संविधान ने प्रावधान किया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर इज वेरी वेल डिफाइंड। अब जो है वो सिर्फ जीएसटी जो नया लफ्ज आया है, कलेक्शन जो है वो एक तरीके से होता है, सेंटर कलेक्ट्स एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे ही होता है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन तेलंगाना स्टेट का जो रेवेन्यू है 40% जो हैदराबाद शहर से आता है, वो तेलंगाना के बजट पर या तेलंगाना के रेवेन्यू पर कोई असर होगा ऐसा मैं मान के नहीं चलता। जो रेवेन्यू तेलंगाना का रहेगा वो तेलंगाना स्टेट का ही रेवेन्यू होगा, वो सेंटर में मर्ज नहीं होगा। ना सेंटर कैपिटल होने की वजह से वो अपना अधिकार वहां पर बचा सकते हैं, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसी एक परिस्थिति है। अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी। जब तक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर नहीं होता है तब तक उस स्टेट का रेवेन्यू सेंटर में मर्ज नहीं होता है। जब तक नेशनल कैपिटल और स्टेट कैपिटल दोनों अलग रहते हैं तब तक स्टेट का जो रेवेन्यू है वो स्टेट के पास रहता है और जो नेशनल रेवेन्यू है वो नेशनल रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन अभी के परिस्थिति में मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब की जो मेमोरेंडम था, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, उसको मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी जो है और हर कोई हैदराबाद को सेकंड कैपिटल बनाने की बात कर रहा है, उस पर गौर करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि आज जो तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जिस बात को उठा रहा है, उस बात को बाबा साहब ने 1954-55 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का कमीशन बैठा था तब उन्होंने उस बात को रखी थी और ये कहा कि अगर पार्लियामेंट के अंदर
नॉर्थ एंड साउथ जो डिवाइड है, इस नॉर्थ एंड साउथ की जो डिवीजन के अंदर एक तरीके से इम्बैलेंस जो आया है, और वो इम्बैलेंस पॉपुलेशन की वजह से आया हुआ है। नॉर्थ जो है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और साउथ जो है उसकी पॉपुलेशन कम है। ये नॉर्थ और साउथ की पॉपुलेशन की वजह से इम्बैलेंस अभी है, लेकिन यही अगर कुछ सालों बाद पॉपुलेशन की इम्बैलेंस का जो गैप है, पॉपुलेशन के संख्या रेशियो जो है ये अगर बढ़ती है, मतलब नॉर्थ में मान लीजिए 3 पॉपुलेशन है और साउथ में सिर्फ 1 पॉपुलेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन और पार्लियामेंट में इसकी संख्या पर असर हो सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। कुछ सालों बाद बाबा साहब ने इस इशू को लेके उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे, पार्लियामेंट के जो चेयरमैन होते थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर उनकी एक गहरी चर्चा हुई इस पर, और इस गहरी चर्चा का जो नुक्स था वो उन्होंने थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स टेस्ट में रख के कहा कि भैया इसको कहीं ना कहीं तो भी एड्रेस करना जरूरी है। ऐसी एक परिस्थिति 26 में, मतलब अगले साल इंदिरा गांधी के वक्त जो पॉपुलेशन पे फ्रीज लगाई थी और इसलिए पार्लियामेंट की सीटें बढ़ नहीं रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि सेंसस होते रहेगा, लेकिन 26 तक 2026 तक कोई भी सेंसस रिपोर्ट को लेके पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन वो जो फ्रीज लगाई थी वो पिछले साल, अगले साल जो है वो खत्म होने जा रही है, और इसलिए एक नया कमीशन बनेगा, और ये नया कमीशन अगर बनता है तो सदर्न स्टेट्स जो है, ईस्टर्न स्टेट्स जो है, प्रोग्रेसिव स्टेट्स जो है, उन पर असर होगा। उन पे जो है असर होगा, और वो असर इसलिए होगा कि उनके यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ और कुछ स्टेटों में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। जिन स्टेटों में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ उन स्टेटों में पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कम होंगे, और जिन स्टेटों ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया उन स्टेटों को जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसी एक परिस्थिति है। जिन राज्यों के पास ज्यादा पॉपुलेशन है और उस ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से पार्लियामेंट में और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को ज्यादा प्रतिनिधि मिलेगा, वो राज्य जो है वो इकोनॉमिक इम्बैलेंस ले आ सकती है। ऐसी एक परिस्थिति है। मुझे उस एडिटर का नाम याद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में 1997 में एक आर्टिकल आया था। उस समय मैं भी पार्लियामेंट में था, और फूड के कमेटी पे हम लोग मेंबर थे। फूड एंड फर्टिलाइजर जो कमेटी होती थी उसके मेंबर्स हम लोग थे। हम लोग जब सदर्न स्टेट्स के दौरा करते थे तो
कई रिप्रेजेंटेशन जो है वो व्यापारी संघ से हमको मिलते थे। ये बात सही है कि पल्सेस एंड राइस प्रोडक्शन में उस वक्त साउथ जो है वो सरप्लस नहीं था, मार्जिनलाइज था, और मार्जिनलाइज होने की वजह से उन स्टेटों में जो है, इन सदर्न स्टेट्स में जो है वो पल्सेस और राइस लादी की जरूरत होती। नॉर्थ जो था उस वक्त राइस में सरप्लस था, और वो हम लोगों को जो है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट of bringing rice from the north to the southern states and importing rice from Burma or from Australia or New Zealand, इसका एक कॉस्ट रेशियो हमको देते था, और उस कॉस्ट रेशियो में importing from other countries into southern state was much cheaper than transporting essentials from the northern states. तो इसलिए एक डिबेट उस पे चला कि अगर ये हाई कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टिंग का अगर हाई कॉस्ट है, और इस ट्रांसपोर्टिंग का हाई कॉस्ट होने की वजह से यहाँ जो इसेंशियल्स है महंगे मिलते हैं, व्हाई नॉट अलाउ देम टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। और उसी बात को लेके जो है हिंदुस्तान टाइम्स में 1997 में नॉर्थ वर्सेस साउथ एक एडिटोरियल आया था, फुल पेज एडिटोरियल था, और उस फुल पेज एडिटोरियल में इन बातों से जिक्र किया था और कहा था पार्लियामेंट से कि अगर आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते हो या आने वाले समय में अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो और बढ़ती जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूं कि इस पर उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, इस पर उपाय है। सदर्न स्टेट्स जो है, मैं इंडिया के नीचे के जो स्टेट्स है उनकी सोशल मूवमेंट जो है वो करीब करीब मैं मान के चलता हूं कि 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी तक चलती रही, और उसका असर जो है वो 20वीं सदी में भी हमको दिखाई दे रहा है कि सोशली जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुका है। लेकिन नॉर्थ जो है ये सोशली जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर चुका है। उसकी वजह ये है कि उनके जो आखिरी संत थे, नारायण गुरु अगर हम कहेंगे, तो 18वीं सेंचुरी की केरला के एक नए गुरु थे कि जिन्होंने एक सामाजिक क्रांति करने की कोशिश वहाँ पर की। महाराष्ट्र में जो है महात्मा फुले थे कि जिन्होंने एक सोशल क्रांति वहाँ पे शुरुआत की। गुजरात में भी वही हालत था। लेकिन नॉर्थ इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर का जो राज है, उसमें सिर्फ कबीर जो है वो आखिरी एक सोशल रिफॉर्मर है। उसके बाद 14वीं 15वीं सेंचुरी के बाद नॉर्थ के पास कोई सोशल रिफॉर्मर रहा नहीं, और इसलिए आज भी थिंकिंग जो है, साउथ इज अ प्रोग्रेसिव लुकिंग एरिया एंड नॉर्थ जो है वो अभी भी नॉन प्रोग्रेसिव लुकिंग एरिया की तरफ से ही दिखाई जाता है। ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसे में दूसरा एक इशू जो अभी आ चुका है कि जिसको बाबा साहब ने उस वक्त भी हाईलाइट किया था, और ये था कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। दिल्ली उन्होंने कहा था कि वल्नरेबल है। उन्होंने इतिहास लिख के दिया कि अकबर बादशाह के समय तक हर 50 साल के बाद कोई ना कोई तो भी आके बाहर से भारत को जो है स्वारी करता था, कैप्चर करता था और अपना रूल इस्टेब्लिश करता था। अकबर के बाद ही यहाँ पर जो है नॉर्थ से इंक्रोचमेंट जो है या हमला जो है वो रोका गया, और इसलिए सदर्न स्टेट्स के अंदर
चोला जैसे राज्य जो है वो फूलते रहे, फलते रहे और एक नई संस्कृति के उन्होंने जन्म लिया, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए बाबा साहब कहते थे कि दिल्ली इज वर्नेबल, और ये दिल्ली वर्नेबल होने की वजह से उन्होंने ये कहा था कि सेकेंड कैपिटल होना जरूरी है, क्योंकि वी हैव टू नेबर्स। उन्होंने कहा कि दो नेबर्स ऐसे हैं कि जो हम लोग के साथ लड़ते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना, कि दोनों जो है वो हम लोग के साथ लड़ते रहते हैं और हमला कब भी हो सकता है। और ये दोनों जगह दिल्ली जो है दोनों के नज़दीक होने की वजह से 300, 400 किलोमीटर के उनके बॉर्डर से लगने की वजह से इट्स ऑलवेज वर्नेबल। और इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉल बैक होने के लिए दे शुड हैव अ सेकेंड कैपिटल, कि जो बाहर के लोगों को कैप्चर करने के लिए आसान ना हो। और उसी के लिए उन्होंने जो है वो हैदराबाद यहाँ पे चूज किया था, ऐसी एक परिस्थिति। आज हम लोग देखेंगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं तो भी इस बात की चर्चा शुरुआत हो चुकी है कि इंडिया इज बिकमिंग टू लार्ज एंड अनगवर्नेबल। दूसरी बात जो आ रही है कि हम दिल्ली पहुंचने में हम लोग को समय लगता है और हम लोग को न्याय नहीं मिलता, ऐसी एक परिस्थिति है। अगर ये हिस्टोरिकल अलायंस जो है नॉर्थ और साउथ का, ये जो फीलिंग ऑफ वननेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ आ चुकी है, इसको बरकरार रखना जरूरी है, इसको संभालना जरूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूं। भाषा जिस तरह से बात करती है, भाषा क्रॉसेस ऑल बैरियर्स ऑफ डिफरेंसेस, और एक भाषा के लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी जो डिफरेंसेस है वो भूल जाते हैं। भाषा में ये ताकत है। यहां जो है हम लोग जो अपनी आजादी के लिए लड़े, अपनी फ्रीडम के लिए लड़े, बरकरार रखने के लिए ब्रिटिशों के साथ लड़े, उसमें से जो एक भावना पैदा हुई है, एक फीलिंग आ चुका है कि वी हैव वन आवर फ्रीडम, वी आर फ्री टुडे। इस भावना को संभालना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये एक ग्लू है कि जो देश को इकट्ठा रखती है, संस्कृति अलग होने के बावजूद भी, भाषा अलग होने के बावजूद भी, और विकास अलग अलग तरीके का होने के बावजूद भी। अगर मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज द बॉन्ड या व्हाट इज द ग्लू, क्या कौन सा गम है कि जो देशवासियों को इकट्ठा रखता है, तो एक ही है कि वी हैव वन आवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये एक ही फीलिंग है, और कोई फीलिंग नहीं है, रिलीजियस कोई फीलिंग नहीं है, या एक भगवान को मानने की कोई फीलिंग नहीं है, या 3000 भगवान है कि जिसको हम लोग मानते हैं, और हर भगवान के अंदर एक दूसरे के भगवान के साथ लड़ाई हो चुकी है, ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो सभी बैरियर क्रॉस करने के बाद एक बैरियर जो यहां के लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा कर रहा है, वो ये है कि वी हैव वन आवर फ्रीडम, वी हैव आवर ओन रूल ऑफ लॉ एंड वी आर रूलिंग आवरसेल्व्स। ये एक भावना है कि जो इकट्ठा उसको रखती है। मैं मान के चलता हूं कि इस भावना को हम लोग ने ठेंस नहीं पहुंचानी चाहिए। मतलब वी शुड नॉट सी कि ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग
असलियत के साथ कभी टकराई जाती है। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, ये अगर किसी के साथ टकराती है तो क्या होगा, इस भावना का चूर चूर हो जाएगा, और ये भावना का चूर चूर हो जाएगा तो उसकी अलग बात है। ऐसी एक परिस्थिति है। आज के मुताबिक मैं अगर कहूं तो वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। मैं अगर कहूं, ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को टाइम बॉम्ब पे हमने रखा है। जिस दिन ये टाइम बॉम्ब फट जाएगा उस दिन ये फीलिंग खत्म हो जाएगी और वापिस जुड़ना मुश्किल है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। यहां जितने भी बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आपको जवाब नहीं देना है, आपको खुद को जवाब देना है, खुद को ही देना है। यू हैव टू गिव द आंसर टू योर सेल्फ, नॉट टू योर नेबर। आपके बगल में बैठा है उसको जवाब नहीं देना है, अपने आप को जवाब देना है, लेकिन 1 मिनट के अंदर जवाब देना है। 1 ही मिनट के अंदर। सवाल यह है कि मोदी जी के बाद में आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है कि इस देश को चला सकता है? 1 मिनट में अपने आप को जवाब दो। मैंने कई बार अपने से ये कोशिश की लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने आप से ये कोशिश पूछा कि वह कौन व्यक्ति है कि जिस पे मैं विश्वास रख सकता हूं? हु इज दैट पर्सन ऑन हुम आई कैन रिलाई अपॉन? मुझे 1 मिनट में उसका नाम नहीं आया, 5 मिनट सोचने के बाद भी कोई नाम नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम का एक बलि हो चुका है। सिस्टम का एक बलि हो चुका है। वो क्या है कि वी हैव लॉस्ट नेशनल लीडरशिप। एक ऐसा कोई भी नेशनल नेता नहीं है कि जिस पर मैं कह सकता हूं कि वह ये व्यक्ति है कि जिस पर मैं विश्वास रखूं। लेकिन वही सवाल अगर मैं उसके नीचे लाऊं, मतलब स्टेट्स, राज्यों के स्तरों पे लाऊं, भैया मेरे राज्य में कितने नेता है कि जिन पर मैं विश्वास रख सकता हूं, तो मुझे कुछ सेकंडों के अंदर 5-6 नाम आ जाते अपने स्टेट कि जिन पे मैं विश्वास रख सकता हूं। कुछ सेकंडों में ही मैं 5-6 नाम मेरे दिमाग में आते हैं और मैं कह सकता हूं कि नहीं, मैं इन पर विश्वास रख सकता हूं। ऐसी एक परिस्थिति है। जो हालत की कहानी मैंने आपने बता दी कि स्टेट के लेवल पर आपके पास नहीं है, आपके पास लीडरशिप है, पर नेशनल लेवल के पास आपके पास कोई लीडरशिप है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। और उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे ये जो फीलिंग ऑफ वननेस आई है, फीलिंग ऑफ वननेस जो आई है, फ्रीडम मूवमेंट की वजह से, आज़ादी की वजह से, हम अपनी सरकार चलाए उसकी वजह से धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं तो भी क्रैक जाना शुरुआत होता है। बाबा साहब ने डेफिनेशन ऑफ अ नेशन कहते हुए ये कहा है कि देयर इज अ फेलो फीलिंग फॉर दोज हु आर कीथ एंड किन, एंड देयर इज एंटी फेलो फीलिंग फॉर दोज हु आर नॉट कीथ एंड किन। मतलब मेरे जो नजदीक के है, मेरे जो अपने लोग हैं, उनके लिए मेरी सद्भावना है, लेकिन जो अपने लोग नहीं हैं, मेरे लोग नहीं हैं, उनके लिए मेरे पास कोई फीलिंग है ही नहीं है। इसलिए नेशन आर बिल्ट ऑन मेनी अदर थिंग्स। हिस्टोरिकल इवेंट होता है कि जिस पर एक नेशन बिल्ट अप होता है,
एक वॉर होता है कि जिस पर एक नेशन बिल्टअप होता है, एक कल्चरल होता है कि जिस पर एक नेशन बिल्टअप होता है, एक भगवान का रूप होता है कि जिस पे एक नेशन बिल्टअप हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से कहूं कि भारतीय नेशन जो पैदा हुआ है वो आज़ादी के माध्यम से हुआ है, अपनी फ्रीडम के माध्यम से हुआ है, अपनी सरकार है इसके माध्यम से हुआ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशन इज बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड फाइट फॉर फ्रीडम। ये दो चीजों पर है, ऐसी एक परिस्थिति है। अगर आपस में ही मैंने जैसे कहा कि लड़ाई हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि 1967 में मैंने वाज अ मेंबर ऑफ दिस फूड एंड फर्टिलाइजर कमेटी, हम लोग जब घूम रहे थे और सदर्न स्टेट्स के जो व्यापारी थे उनका ये कहना था कि सर यू अलाउ अस टू इंपोर्ट फ्रॉम बर्मा एंड यू अलाउ अस टू इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द कॉस्ट विल बी हाफ एंड द नेशन वेल्थ विल बी सेव। आधे में आ सकता है वो, और नेशन की आधी वेल्थ जो है वो हम लोग यहां पर बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वही इंसिस्ट करते कि नो यू हैव टू बाय फ्रॉम द नॉर्थ ओनली, क्योंकि उनके पास एक्सेस है, तो शायद कहीं ना कहीं तो भी ये फीलिंग होती है कि वी हैव बीन लूटेड, वी आर बीइंग लूटेड। हमको लूटने की कोशिश नॉर्थ कर रहा है। और यही फीलिंग अगर बढ़ गई तो उसका नतीजा ये था कि सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, देश का फ्रीडम कि जिससे हम लोग बंधे हुए हैं उसको क्रैक जाना शुरू हुआ। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग ने दो ऑप्शन दिए थे, आइदर you reduce the cost, subsidize the cost of transportation, or you allow them to import. गुड सेंस उस वक्त प्रिवेल हुए। गुड सेंस प्रिवेल होने के बाद वहां के व्यापारी मंडल जो था उसके साथ में सरकार बैठी और उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट, यू वांट सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट और यू वांट टू इम्पोर्ट इट। भावना अच्छी थी इसलिए उन्होंने कहा यू सब्सिडाइज एंड वी विल बाय इट। सवाल ये है कि जो मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इकट्ठा रहने की भावना कायम है, लोगों में जज्बात है और वो इकट्ठा रहना चाहते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से जो टेस्ट आ चुका है 2026, मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। उसके पहले ही मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री चुनाव हो जाएंगे जस्ट टू अवॉइड डिलिमिटेशन कमीशन। लेकिन सरकार को हमने कहा दिया कि वे तो आपको इस साल आप उसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगले 2 साल के बाद आपको डिलिमिटेशन कमीशन वहां पर बिठाना होगा। ये बात सही है कि इस बात पर जिस तरह से गंभीरता से पूर्वक विथ ऑल इंटेंसिटी जो सोच होनी चाहिए थी, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो इस देश में हुआ नहीं है। अभी रियलाइज होने लगा है लोगों को। पीपल हैव स्टार्टेड नाउ रियलाइजिंग, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और मैंने इसलिए बाबा साहब के और राजेंद्र प्रसाद की बात के जिक्र की, उसकी वजह यह थी कि दे सेड इन फ्यूचर अ फॉर्मूला विल हैव टू बी formulated in such a manner that the southern state do not feel that they have been deprived of their representation in the parliament. और इसलिए उन्होंने ये कहा कि either you have to divide the northern states into smaller states, तो ये भावना किस में ना आए
कि एक राज्य जो है वो पार्लियामेंट पे हावी हो चुका है, या तीन एक स्पीकिंग राज्य जो एक लैंग्वेज स्पीकिंग राज्य जो है वो वहां पर हावी हो चुके हैं, ऐसी एक परिस्थिति नहीं है। मैं पिछले उत्तर भारत के कुछ सेमिनार में था, तो मैंने कहा हिंदी ने सबसे बड़ा बेड़ा कर दिया है। तो उन्होंने मतलब मैंने कहा मुझे भोजपुरी आती थी, मुझे मैथिली आती थी, 3 लैंग्वेज है, पाली आता था। लेकिन मैंने कहा जिस दिन से हिंदी इम्पोज हो चुकी है, मैथिली गायब हो चुकी है, भोजपुरी गायब हो चुकी है, पाली भाषा जो है वो गायब हो चुकी है। इट्स नो मोर अ लैंग्वेज। आम आदमी अगर भोजपुरी में बात करूं तो पूछता भी है कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो। मतलब ये जो ओरिजिनल लैंग्वेज जो थे नॉर्दर्न स्टेट्स के अपने अपने इलाके के, मगध की एक अपनी एक भाषा थी, बड़ा कौशल जो था उसकी अपनी एक भाषा थी, ईस्टर्न यूपी जिसको हम लोग कहते हैं उनकी एक अलग भाषा थी, बिहार की अपनी एक भाषा होती थी, जो लोकल डायलेक्ट्स था। आज वो सब लोकल डायलेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। और उसका शेप जो है वो अब हिंदी भाषा ने लिया है, और हिंदी भाषा प्रदेश अब इसको जो संबोधित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसका एक असर अब जो है दिखाई दे रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। सॉल्यूशंस काफ़ी है, लेकिन उन सॉल्यूशंस को सरकार को अपनाना होगा बिफोर द गोइंग फॉर डिलिमिटेशन। क्योंकि डिलिमिटेशन के वक्त, डिलिमिटेशन के पहले जो चीज़ें करनी है वो अगर सरकार करती है तो शायद मेरे ख्याल से डिलिमिटेशन आसान हो जाए। अगर वो बातें अगर नहीं करती है, जैसे कि बड़े स्टेट्स मैंने कहा, बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू झारखंड एंड बिहार, उत्तर प्रदेश अभी भी वैसे ही है, मध्य प्रदेश एक छत्तीसगढ़ आदिवासियों का इलाका निकला है, लेकिन दूसरा इलाका आदिवासियों का जो इलाका है वो वैसे की वैसे अब मध्य प्रदेश में रहा है। देयर आर टू, एक गोंड है और दूसरा भिल है। इंदौर से लेके खंडवा तक जो इलाका है, पूर्वा भोपाल से लेके, ये भिल्लों का इलाका है, और भोपाल से बैतूल से लेके पांडुरना तक जो मध्य प्रदेश का इलाका है, ये पूरा जो है ये गोंडों का इलाका है। मतलब उनकी भाषा अलग है, उनकी समझ अलग है, फिर भी मध्य प्रदेश बड़ा है तो उसको आपको डिवाइड करना होगा। उत्तर प्रदेश जो है जिसके 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, ऐसी मांग अब शुरुआत हो चुकी है। वो जब तक नहीं होता तब तक मैं समझता हूँ कि सदर्न स्टेट जो है उनमें जो फीलिंग आती रही है, उनको जो लग रहा है कि भैया बिना स्मॉलर स्टेट्स की कल्पना स्वीकारते हुए अगर डिलिमिटेशन होता है तो वी विल बी बैल्कनाइज्ड, दी सदर्न स्टेट्स विल बी बैल्कनाइज्ड। तो ये मैं कहूँगा कि आज का ये जो चर्चा सत्र है, यहाँ संपत जरीर जी ने जो शुरुआत किया है, एक सही समय पर शुरुआत किया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द डिस्कशन। only what is necessary is to see that we put the facts before the people and we do not rouse the emotional feelings. क्योंकि इमोशनल फीलिंग अगर एक दफे राउज हो जाते हैं तो फिर उसका एसेंस जो है वो खत्म होता है, ऐसी एक परिस्थिति है। क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है, पुराना कैपिटल है, मुगलों से आया हुआ कैपिटल है, लेकिन आज की प्रेजेंट परिस्थिति में जो है वो वर्नेबल दिखाई दे रहा है। और उस वर्नेबिलिटी को कम करने के लिए, बाबा साहब ने जो है हैदराबाद एक सेकंड कैपिटल होना चाहिए, इसका सजेशन उस वक्त दिया था, उस वक्त माना नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो है दिल्ली
being within the range of 300 to 350 kilometers from Pakistan and 700 to 800 kilometers from China border, मिसाइल्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। और इस वर्नेबिलिटी की जो पोजीशन है वो मैं समझता हूं कि आम आदमी के पास ले जाना, उनको इस बात को बताना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि अभी जो है द वॉरफेयर इज टोटली ऑफ अ डिफरेंट काइंड। हम लोग जो पुराने जमाने में कहते थे कि फुट सोल्जर जाके जीतता था, कब्जा करता था किसी देश पर, अब जो है वो कब्जा करने का तरीका जो है वो अलग हो चुका है। किसी कंट्री को ब्रेक डाउन करने के लिए सिर्फ वॉर होता है। वॉर इज फॉट ओनली फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द नेशन। वॉर इज नॉट फॉट फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द नेशन। ये कंसेप्ट आ चुका है। बट वंस यू हैव ब्रोकन डाउन द नेशन, एक दफे आपने किसी सरकार को तोड़ दिया है, अगर उसको कब्जे में लेना है तो उसकी इकोनॉमी आपको कब्जे में लेना जरूरी है। आपकी इकोनॉमी कब्जे में लेना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडिया के नीचे की जो स्टेट्स है, दे आर मोर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिसोर्सफुल देन दी नॉर्थ। नॉर्थ के पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक्सप्लॉइट करने की और उसको विकसित करने की जो क्षमता उनमें होनी चाहिए, दुर्भाग्य से वो क्षमता नहीं है। दुर्भाग्य से वो सोशल एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए था, वो सोशल एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से उनके रिसोर्सेज वैसे की वैसे ही है, उनकी आबादी जो है वैसी की वैसी बढ़ती जा रही है, और धार्मिकता उनमें इतना बढ़ाया जा रहा है, रिलीजियस फीलिंग्स इतनी बढ़ाई जा रही है कि दे आर बिकमिंग ब्लाइंड टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो कल्चरल डिवाइड है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, मैं समझता हूं कि काफी बड़ा। साउथ इज ऑल्सो religiously awakened, that's not the issue, but at the same time they are awakened with their socio-economic problems also and resourceful also. तो इन बातों को मैं आपके सामने रखता हूं कि दोनों बातें यहाँ पर, जैसे कि एक हैदराबाद का व्यक्ति कहता है कि नहीं होना चाहिए सेकंड कैपिटल, दूसरा ये कह रहा है कि अगर हैदराबाद सेकंड कैपिटल होता है तो तेलंगाना का रेवेन्यू हैदराबाद ही है और 40% का रेवेन्यू है। अगर ये 40% का रेवेन्यू चले गया तो तेलंगाना विल बी पुअर, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ऑफ। ये जो समझ और गैर समझ है, मैं समझता हूं कि इसको दूर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहां जो रेवेन्यू है, स्टेट्स के जो रेवेन्यू है, वो उनके इंडिपेंडेंट रेवेन्यू है, उस पर सेंटर कभी क्लेम नहीं कर सकता। और सेंटर का जो रेवेन्यू है उस पर स्टेट कभी क्लेम नहीं कर सकता, खाली सेंटर उसको दे सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। तो मैं समझता हूं कि कहीं इन चीज़ों को लेके कुछ अच्छे बातें भी है, कुछ गलत बातें भी जो है, जो गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ निकालने की कोशिश यहाँ पर होगी, ऐसा मैं उम्मीद करते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप लोगों ने एक मौका दिया, मैं संपत रेड्डी जी और दूसरे जो है इनसे आभारी हूँ कि मुझे अपने विचार रखने का एक मौका दिया। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.